Assalamu alaikum everyone. Welcome to Anu's Legal World. Today we are moving toward lecture 3 of Introduction to Law lecture series. तो आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ लॉ है और आज हम देखेंगे कि आज का जो हमारा लीगल सिस्टम है वो किस किस पीरियड से इवॉल्व होके आया और आज का इतना ज़बरदस्त लीगल सिस्टम कैसे बना। बिकॉज ये तो नहीं होता कि एक दिन सब लोग बैठे और मीटिंग हुई और उसमें लॉज बन गए सारे। लॉज बहुत अरसे से बनते आ रहे हैं हर सोसाइटी के अपने लॉज से, जो कि वक्त के साथ इवॉल्व हो रहे हैं और बेहतर किए जा रहे हैं जैसे जैसे न्यू इश्यूज अराइज हो रहे हैं। तो लॉ बहुत अरसे से बनता बनता आज इवॉल्व होके इतना ज़बरदस्त लीगल सिस्टम बन गया है जिसमें अभी और भी इवॉल्वमेंट वक्त के साथ होती रहेगी। और हमें पता है कि जब बहुत अरसा पहले जब कोई सोसाइटीज़ नहीं थी तो पर्सनल लॉज होते थे, इंस्टीट्यूशनल लॉज नहीं होते थे। हर बंदे का अपना अपना लॉ होता था। अगर किसी के साथ किसी ने गलत किया है तो वो उसे पनिशमेंट देगा। हर किसी के पर्सनल लॉज थे। उसके बाद वक्त के साथ सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई। उनका कोई हेड होता था, वो अपने अंडर सब लोगों के लिए लॉज बनाता था। देन ज़्यादा सोसाइटीज़ इकट्ठी होना शुरू हुई। उनका कोई किंग होता था जो उन्हें जो कमांड देता था वो लॉ होता था ताकि वो उनके बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्वमेंट होते होते आज की पार्लियामेंट्स बन गई हैं जो कि लॉज बनाती हैं विद द परमिशन और विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। लोग अपने नुमाइंदे को सिलेक्ट करके भेजते हैं, वो पार्लियामेंट में उनके लिए लॉज बनाता है अवाम के मुफाद के लिए। तो इतनी इवॉल्वमेंट लॉ में हो चुकी है। तो आज का जो लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज के लेक्चर में आपको ये भी आइडिया होगा कि लॉज कैसे इवॉल्व हुए और हम हर पीरियड को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलें मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि ओरिजिन, डेवलपमेंट और हिस्ट्री होती क्या है। हम इन तीनों वर्ड्स को मोस्टली इकट्ठा सुनते हैं लेकिन आज तक कभी हमने अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं किया कि ये असल में होते क्या हैं। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओरिजिन ये होता है जब कोई भी चीज़ बनी, जो फर्स्ट डे है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग का या फिर क्रिएशन का, या फिर कोई इंसान पैदा भी होता है तो उसका जो फर्स्ट डे है उससे लाइक 1927 में अगर कोई चीज़ बनी है तो हम उसे उसका ओरिजिन कहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉ कब ओरिजिनेट हुआ, किस दिन किस वक्त लॉ ओरिजिनेट हुआ, और देन हम इसकी डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट ये होती है कि कब से लाइक समझो 1927 में कोई चीज़ बनी है और आज 2025 है, तो आज तक हर पीरियड में हर इरा में उसमें क्या क्या इवॉल्वमेंट हुई, क्या चेंजेस आई, कैसे कैसे वो ग्रो हुआ, वो उसकी डेवलपमेंट है। तो आज हम लॉ की डेवलपमेंट देखेंगे कि हर पीरियड में वो कैसे कैसे इवॉल्व होता गया और आज का लीगल सिस्टम बना। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ये होता है ओरिजिन से लेके आज के दिन तक जितना भी उसका पास्ट रिकॉर्ड है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लॉ की हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ की हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। तो इसके पीछे हमारे पास 3 मकसद होते हैं लॉ की हिस्ट्री पढ़ने के पीछे। तो आप ये एग्जाम में भी अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वाई स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लॉ। तो इसका एक तो मकसद यह है कि किसी भी चीज़ की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हिस्ट्री में जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं हम उन्हें रिपीट ना करें। ठीक है, लॉ की हिस्ट्री पढ़ने का एक ये मकसद भी है। और इसका एक मकसद ये होता है कि लॉ के पीछे जो रीजनिंग है, लॉ बनाने का मकसद क्या था, हम उसे समझ सकें। जब हमें लॉ बनाने के पीछे उसकी रीज़न पता होगी तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं इसका एक और मकसद ये भी होता है कि जो सिविलाइजेशंस हैं पुरानी, उन्होंने कैसे ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन किया हुआ था, ये भी देखना एक लॉ का मकसद है। ठीक है, हमें पता लग गया कि हम लॉ की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम पिछले मिस्टेक्स रिपीट ना करें, हम लॉ के पीछे की लॉजिक समझ सकें, इसकी रीज़न समझ सकें और हम देख सकें कि पिछली सिविलाइजेशंस ने उसे कैसे मेंटेन करके रखा हुआ था। तो देन हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लॉ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार सोचें, वीडियो पॉज करें बेशक और सोचें कि लॉ ओरिजिनेट कब हुआ। आपको क्या लगता है, क्या लॉ आज से 5 साल पहले बना, या 2000 साल पहले बना, या 5000 साल पहले बना? कब बना लॉ? अपना अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। तो चलें अब हम देखते हैं कि लॉ का ओरिजिन क्या है। तो हमारे पास 2 थेरीज़ हैं, एक हमारे पास नेचुरलिस्ट थेरी है, एक पॉजिटिविस्ट थेरी है। इन थेरीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस हद तक इन्हें देखेंगे कि लॉ की ओरिजिन के बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नेचुरलिस्ट जो है वो कहते हैं वेयर देयर इज़ सोसाइटी देयर इज़ लॉ। कहते हैं जब से सोसाइटी बनी, जब से मैन बना, उस दिन से लॉ स्टार्ट हो गया। कहते हैं लॉ जो है वो पार्ट है ह्यूमन नेचर का। उनका मानना है कि लॉ जो है वो मोरालिटी बेस्ड होते हैं, रीज़न बेस्ड होते हैं,
कि जब एक इंसान भी बना, उसका किसी दूसरे के साथ कोई मसला हुआ तो उन्होंने उसे सोल्व करने के लिए लॉ बना दिया, या फिर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसे पनिश किया, तो वो उसका लॉ था। तब पर्सनल लॉज थे, इंडस्ट्रियल लॉज नहीं थे। और नेचुरलिस्ट्स का ये मानना है कि जब से सोसाइटी बनी तब से लॉ बन गया, और लॉज मोरालिटी बेस्ड होते हैं। और पॉजिटिव लॉ व्यू अगर हम देखें तो उनका मानना है कि लॉ मैन मेड है। उनका मानना है जब इंसान ने लॉ बनाए ना खुद बाकायदा प्रोसीजर के साथ, तभी लॉ बने। उनका मानना है कि लॉ कोई भी ले पर्सन नहीं बनाएगा, लॉ कोई अथॉरिटी बनाएगी। जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ में भी पढ़ा कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसकी बात मानी जाए, वो लॉ बनाएगा। तो पॉजिटिविस्ट का ये मानना है कि लॉ मैन मेड होते हैं, उसे कोई अथॉरिटी बनाती है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हमें आइडिया हो गया कि लॉ के ओरिजिन से रिलेटेड हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंशियंट रिलीजियस एंड मोरल कोड्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कोड ऑफ हैम्मुरेबी है। तो कोड ऑफ हैम्मुरेबी को पॉजिटिविस्ट पहला लॉ मानते हैं, क्योंकि ये पहला रिटन लीगल कोड था। और उनका मानना है लॉ है ही वो जो कि प्रॉपर प्रोसीजर से मैन बनाए, मैन मेड लॉज जो है वही लॉज है। तो वो कोड ऑफ हैम्मुरेबी को पहला लॉ मानते हैं, ओरिजिन ऑफ लॉ मानते हैं। और जो कोड ऑफ हैम्मुरेबी है वो बनाया किसने? किंग ऑफ हैम्मुरेबी ने, जिसे हम किंग ऑफ मेसोपोटामिया भी कहते हैं। और हैम्मुरेबी वहाँ पे सिचुएटेड था जहाँ पे इस वक्त इराक है। और इनका जो कोड ऑफ हैम्मुरेबी था उसमें 282 रूल्स थे, और ये रूल्स जो है वो स्टोन्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखे हुए थे। और इनका प्रिंसिपल था इफ़ एंड देन। अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको भी किल कर दिया जाएगा, चोरी करते हो आपका हाथ काट दिया जाएगा, एन आई फॉर एन आई। इस प्रिंसिपल पे इनका कोड जो है, इनका जो लॉ है वो बेस करता था। उसके बाद हमारे पास आता है हेटीट लॉज। हेटीट एम्पायर में हेटीट लॉज थे। हेटीट एम्पायर वहाँ पे सिचुएटेड थी जहाँ पे आज का टर्की है। जो हेटीट लॉज हैं वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे जितने हैम्मुरेबियन लॉज थे। इनका ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि हम फिज़िकल पनिशमेंट्स की जगह फाइन्स और कंपनसेशंस दे देते हैं, ताकि फिज़िकल पनिशमेंट्स भी कम हो और डेटरेंस भी रह जाए। और इन्होंने कवर किया स्लेवरी को, प्रॉपर्टी को, रिलीजियस क्राइम्स को, मैरिजेस को। और इन्होंने इवोल्व किया लॉ को सोशल जस्टिस और फेयरनेस की तरफ। और उसके बाद हमारे पास 10 कमांडमेंट्स आती हैं। 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी ने अब अडोप्ट कर ली हुई हैं, और वो तौरात के अंदर भी हैं। ये प्रोफेट मूसा के दौर में आई थी 10 कमांडमेंट्स, और क्रिश्चियंस इस वक्त इन पे पूरा अमल करते हैं। और इन्होंने ज़्यादा फोकस किया मोरालिटी और रिलीजियस ड्यूटीज़ के ऊपर। उनका कहना था डोंट स्टील, डोंट किल, डोंट डू एडल्ट्री। इस टाइप के रूल्स जो हैं, इस टाइप के लॉज इन्होंने बनाए। इनका ज़्यादा फोकस मोरल बिहेवियर और डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर था। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है गीता, जो कि हिंदुज़म का एक स्क्रिप्चर है, जिनका फोकस था धर्मा और कर्मा के ऊपर, यानी ड्यूटी और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। इन्होंने आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया ड्यूटी बेस्ड जस्टिस का। और इन्होंने क्या किया, लॉ को ब्लेंड कर दिया रिलीजन और फिलोसफी के साथ। और अगर हम आज का इंडियन लीगल ट्रेडिशन देखें ना, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, लाइक उनके सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके रूलर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड हैं गीता से। उसके बाद हमारे पास आता है बाइबल। बाइबल में क्या, हमारे पास मर्सी की बात होती है, फॉरगिवनेस की, इक्वालिटी की। ये बाइबल जो है वो इन्फ्लुएंस्ड थी नेचुरल लॉ थ्योरी से, और इसके अंदर वेस्टर्न मोरल थिंकिंग थी। इन्होंने क्या किया, मोरल ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया, डिवाइन सोर्सेज के ऊपर फोकस किया, और गाइड किया पर्सनल एंड सोशल लाइफ को। और उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक लीगल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इस्लामिक लॉ आता है, जिसे हम शरिया बोलते हैं। और हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल किया, जिसमें हमारे पास 30 पारे हैं, और जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर हिस्से से रिलेटेड कि हम किस वक्त क्या करेंगे, हर मामले से रिलेटेड अल्लाह ताला ने हमें लॉज दे दिए। चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हों, सिविल मैटर्स हों, हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स हों, इनहेरिटेंस मैटर्स हों, अल्लाह ताला ने हर मैटर को कवर किया है कुरान पाक के अंदर। और हमें पता है कि हमारा जो इस्लामिक लॉ है उसके जो सोर्सेज हैं कुरान और सुन्ना है, और जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं इस इस्लामिक लॉ के, वो इजमा और क्यास हैं। हाँ, इस्लामिक लॉ के अंदर ज़्यादा फोकस जो है वो जस्टिस, मर्सी, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। और इस्लामिक लॉ में हमारे पास 2 तरह के राइट्स होते हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। और जो अल्लाह ताला ने पनिशमेंट्स दी हैं अंडर इस्लामिक लॉ, उन्हें हम हदूद लॉज कहते हैं। लेकिन जो हमें पता है कि जो हम पाकिस्तान के अंदर जो कानून के अंदर पनिशमेंट होती है, हम उन्हें तस्दीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाएँ कहते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला सज़ा दे, जो पनिशमेंट्स अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की हैं, उन्हें हम हदूद कहते हैं।
देन हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। दुनिया का जो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मल्टी कल्चर्स को इन्वॉल्व किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है। हाउ लकी वी आर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए सहाबा कराम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया, जिसमें चाहे मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों, ज्यूज़ हों, कुरैश हों, उन सब से रिलेटेड रूलिंग्स बनाई गई और उन्होंने गारंटी किया फ्रीडम को, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ को और जस्टिस को। और अब जितनी भी इस्लामी रियासतें बनती हैं तो उनके लिए जो रोल मॉडल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है। देन हमारे पास लास्ट सर्मन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन्स, डिग्निटी ऑफ विमेन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड बात की। देन हमारे पास लीगल रेवोल्यूशन और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें हमारे पास मैग्ना कार्टा है जो 1215 में इंग्लैंड में आया। इसमें किंग जॉन था, जिसके जो उस एरा के सरदार थे जो बैरन्स थे, उन्होंने किंग जॉन को फोर्स करवा के ये डॉक्यूमेंट साइन करवाया, क्योंकि किंग जॉन किसी और कंट्री के साथ जंग कर रहा था और अपने अवाम के ऊपर टैक्सेस बढ़ाता जा रहा था, लोगों को इलीगली डिटेन कर लेता था। इसलिए मैग्ना कार्टा के अंदर जो एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ वो ये था कि नो वन इज़ अबव द लॉ, इवन द किंग। इसके अंदर किंग को भी अंडर द लॉ लाया गया मैग्ना कार्टा में। ये फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री में। और इसके अंदर इंट्रोड्यूस जो करवाए गए राइट्स फॉर फेयर ट्रायल का, प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि वो इलीगली डिटेन कर लेता था लोगों को, तो ये राइट्स दिए गए आवाम को। और ये फाउंडेशन थी मॉडर्न डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की यूके के अंदर। देन हमारे पास यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो हमें पता है कि जो एंशियंट टाइम है वहाँ का तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन था वो हमारे नबी ने दिया, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का जो फर्स्ट रिटन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस है, जो कि 1787 में बना। इसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस की बात हुई, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई और इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई। ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस की। इधर हमें से इतना डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम देखें इस वक्त जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में चल रहे हैं ना, उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस है। तो देन हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। हमने देखा कि कैसे डिवाइन कमांड से स्टार्ट होके रिटन लॉज तक लॉ कैसे कैसे इवोल्व होता चला आया। तो अगर आपको वाकई इस लेक्चर की समझ आई है और आप इस लेक्चर सीरीज़ को आगे भी देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब अनूस लीगल फर्ड। और अगर आपको वाकई लेक्चर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।